पीएम मोदी ने नई दिल्ली में 9वीं G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 का किया उद्घाटन। पीएम ने कहा, विश्व में आतंकवाद की परिभाषा पर आम सहमति न बन पाना है दुखद। आतंकवाद दुनिया के लिए खतरा। हरियाणा सरकार ने बढ़ाई प्रदेश के मेयरों व डिप्टी मेयरों की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां, अब 10 करोड़ तक के कार्य करवा सकेंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने कहा कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के माध्यम से स्कूलों में करवाई जाए टीचर्स की व्यवस्था, अध्यापकों की ट्रेनिंग करवाने के भी दिए निर्देश। और फरीदाबाद में ड्रग फ्री हरियाणा साइक्लोथॉन यात्रा निकाली। कॉलेज और स्कूल के 2000 छात्रों ने ली शपथ, कहा ना नशा करेंगे, न ही परिवार और दूसरों को करने देंगे। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। P20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के द्वारका स्थित यशोभूमि सम्मेलन केंद्र पहुंचे। सम्मेलन में G20 सदस्य देशों के संसद के अध्यक्ष शिरकत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन में साफ लहजे में कहा कि भारत दशकों से बॉर्डर पार से प्रायोजित आतंक का शिकार रहा है। ऐसे ही आतंकवादियों ने भारतीय संसद पर हमला किया था। भारत ऐसी चुनौतियों से लड़कर आगे बढ़ रहा है। वहीं उन्होंने निराशा जताई कि आतंकवाद के मुद्दे पर दुनिया आज भी बिखरी हुई है, एक मत नहीं है। सहमति ना बन पाना ये बहुत दुखद है। आज भी यूनाइटेड नेशंस में इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग टेररिज्म कॉन्सेंसस का इंतजार कर रहा है। दुनिया के इसी रवैये का फायदा मानवता के दुश्मन उठा रहे हैं। दुनिया भर की पार्लियामेंट्स को, रिप्रेजेंटेटिव्स को ये सोचना होगा कि टेररिज्म के विरुद्ध इस लड़ाई में हम कैसे मिलकर काम कर सकें। वहीं प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत की विविधताओं और इसकी लोकतांत्रिक प्रक्रिया इतनी गहरी और अटूट है कि चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों ना हो, हर बार देश मुश्किलों से जीत जाता है। उन्होंने बिखरी हुई दुनिया से शांति, भाईचारा और आपसी सहयोग बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि आतंकवाद दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व में आतंकवाद की परिभाषा पर आम सहमति न बन पाना बेहद दुखद है। भारत की ये वाइब्रेंसी, विविधता में एकता हमारी बहुत बड़ी शक्ति है। ये वाइब्रेंसी हमें हर चुनौती से लड़ने की, हर मुश्किल का मिलकर समाधान करने की प्रेरणा देती है। फ्रेंड्स, दुनिया के अलग कोनों में जो कुछ भी घट रहा है उससे आज कोई भी अछूता नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट्स और कन्फ्रंटेशन से आज दुनिया संकटों से जूझ रही है। इन संकटों से भरी दुनिया किसी के भी हित में नहीं है। मानवता के सामने जो बड़ी चुनौतियां हैं, उनका समाधान एक बटी हुई दुनिया नहीं दे सकती। भारतीय संसदीय परंपरा व लोकतांत्रिक चर्चाओं और परिचर्चाओं को लेकर पीएम ने कई उदाहरण दिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान अमित शाह को सम्मानित किया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि सिख गुरुओं ने सर्वधर्म समभाव का रास्ता पूरी दुनिया को दिखाया है। सिख समुदाय धर्म और कर्म दोनों को समान रूप से लेकर आगे चला है। 400वां प्रकाश पर्व हो, नानक देव साहब का 550वां प्रकाश पर्व हो, गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व हो, चाहे FCRA का
अनुमति देना हो, CSR का अनुमति देना हो, चाहे लंगर पर से GST को हटाना हो, चाहे करतारपुर साहिब कॉरिडोर का सम्मान कर ड्राई पोर्ट का निश्चित समय में 15,000 यात्री जा पाए, इस प्रकार की रचना करनी हो, सुल्तानपुर लोधी को हेरिटेज सिटी बनाना हो, ब्रिटेन के विश्वविद्यालय में नानक देव जी महाराज के नाम पर कोई पीठ खड़ी करनी हो, और चाहे पाकिस्तान में सिख यात्रियों को जाने के लिए सुविधा खड़ी करनी हो, सब चीजें मोदी जी के नेतृत्व में 9.5 साल में हुई है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने सिख समुदाय के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी आज अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान चंडीगढ़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज में मीडिया से खास बातचीत में हिस्सा लिया और कहा कि ये महत्वपूर्ण अवसर क्षेत्रीय युवा और विरासत महोत्सव के जीवंत उत्सव के साथ मेल खाता है। इस दौरान उन्होंने मध्य पूर्व में आतंकवादी हमलों की कड़ी निंदा की और कहा कि भारत वैश्विक शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। Referring to the attacks which were undertaken by Hamas on Israel, I used to chair the 1373 or the Counter-Terrorism Committee of the UN Security Council. So I would just want to put on the table 2 or 3 broad points. You see, we should and India does have a zero tolerance for terrorism. The problem always arises that people have definitional difficulties. You know, one of the difficulties that was now encountered in getting a comprehensive convention on terrorism is that how do you define a terrorist? उन्होंने पेट्रोलियम कीमतों पर मध्य पूर्व संकट के प्रभाव के बारे में पूछे जाने पर बताया कि भारत की ईंधन आपूर्ति सुरक्षित और सस्ती बनी हुई है। उन्होंने कहा कि भारत में ईंधन की कीमतों में लगातार कमी देखी गई है, जिससे हमारे नागरिकों को आर्थिक राहत मिली है। केंद्रीय मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि स्वच्छ भारत जैसी पहल तब पूर्ण सफलता प्राप्त कर सकती है जब वे एक आंदोलन बन जाए। उन्होंने सरकारी नीतियों को बदलने वाले जन आंदोलन दृष्टिकोण की प्रभावशीलता पर जोर दिया। नॉर्थ अमेरिका में 40-50% बढ़ रहे थे दाम, दक्षिण एशिया में हमारे आसपास जो देश हैं, पाकिस्तान में 330 रुपये का पर लीटर पेट्रोल हो गया, श्रीलंका में 70-80%, हमारे यहाँ 2 साल में 5% कम हुआ। तो आई एम कॉन्फिडेंट कि वी विल बी एबल टू मैनेज फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन। हमने एक तो अपने जो सोर्सेज ऑफ सप्लाई हैं उनको हमने काफ़ी डाइवर्सिफाई कर लिया। पहले हम 27 देश से इंपोर्ट करते थे, आज हम 39 कंट्री से इंपोर्ट करते हैं। और दूसरा, हमारी पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है, वी बाय इन एन ओपन टेंडर सिस्टम, जहाँ से भी सबसे सस्ता मिलेगा वहाँ से ले लेंगे। कुछ ऐसे शहर है जो वाकई आप जाते हैं तो आपको एकदम पता लगता है कि वो है। चंडीगढ़ इज अमंग द मोर क्लीन वंस बट इज नॉट द क्लीनेस्ट। आई मीन आई एम हियर सो आई डोंट वांट टू से एनीथिंग। आप जैसे इंदौर में जाएंगे एकदम इट्स अ वर्ल्ड क्लास डिफरेंस। सरकारी योजना जब एक जन आंदोलन बन जाए then it is gone, consciousness gone. So some places are doing better than others. But Chandigarh is all right. But कहाँ पे आता है नहीं आता उसमें तो बड़ा एक साइंटिफिक तरीका है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा निवास में राज्य के नगर निगमों के मेयरों व सीनियर डिप्टी मेयरों की बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने नगर निगमों के मेयरों को जेई सहित ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों को सस्पेंड करने के लिए अधिकृत किया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बैठक में मेयरों की प्रशासनिक स्वीकृति को 2.50 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए करने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेयर एक बड़े क्षेत्र का चुना हुआ प्रतिनिधि होता है। हमारी सरकार ने पिछले 9 वर्षों में पंचायती राज संस्थानों के लिए भी सत्ता का विकेंद्रीकरण कर कई प्रकार के अधिकार दिए हैं। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में सत्ता का केंद्रीकरण होता था, जबकि हमने सत्ता का विकेंद्रीकरण किया है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट बैठक में शहरों के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।
उनके क्रियान्वयन में मेयरों और पार्षदों की बड़ी भूमिका होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे लोगों को इस बारे में जागरूक करें ताकि मॉडल टाउन जैसी पुरानी कॉलोनियों में चल रही शॉपिंग मॉल जैसी गतिविधियों को कानूनी रूप में नियमित करवाया जा सके। उन्होंने कहा कि शहरों में प्रॉपर्टी आईडी बनाना एक जटिल प्रक्रिया थी, परंतु सरकार द्वारा वह भी पूरी कर ली गई है। इसके लिए एक SOP तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि नगर निगम आयुक्त व मेयर में सामंजस्य होना चाहिए ताकि विकास कार्यों में कोई बाधा न आए। हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल ने कैथल मंडी का दौरा किया। कृषि मंत्री ने मंडी में पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों से मंडी के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी ली। कृषि मंत्री JP दलाल ने कहा कि इस बार किसानों की फसल अच्छी निकल रही है और दाम भी अच्छा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अन्नदाता को कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि मंडी में उचित व्यवस्था की जाए। कृषि मंत्री JP दलाल के सामने पहुंचे मंडी के प्रतिनिधियों ने मांग रखी है कि उठान के लिए ट्रैक्टरों को छूट दी जाए, जिससे उठान जल्दी हो जाता है। कुल मिलाकर के अच्छी चल रही है, तेज गति से अराइवल हुई है। 28.5 लाख की जो हमारी सरकारी खरीद वाली धान है मीट्रिक टन वो आ चुकी है और 8.5-9 लाख टन जो है बासमती सेमी बासमती कहते हैं जिसको वो आ चुकी है। 36 लाख मीट्रिक टन की आ चुकी है, पिछले साल से ज़्यादा है। और इस 28.5 में से 26.5 लाख की 26 लाख की हम खरीद कर चुके हैं। 19 लाख की लिफ्टिंग भी हो चुकी है। 4,000 करोड़ रुपये किसानों के खाते में पैसा भी जा चुका है। जो हमारी सोच है कि किसान के बेहतर घंटे में पैसा जाए, उसमें भी हम कामयाब हो रहे हैं। धीरे धीरे करके हम इतनी अच्छी व्यवस्थाएं करना चाहते हैं कि किसी को कोई शिकायत ना रहे, ना आड़ती को शिकायत रहे, ना किसान भाई का शिकायत रहे। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने चंडीगढ़ में हरियाणा राज्य औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम, शहरी स्थानीय निकाय और उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में अंबाला इंडस्ट्रियल एरिया की एसोसिएशन के पदाधिकारी भी उपस्थित थे। गृह मंत्री ने कहा कि गत मानसून की बरसात तथा पहाड़ों में हुई अतिरिक्त वर्षा के कारण अंबाला के इंडस्ट्रियल एरिया में टांगरी नदी के पानी ने काफी नुकसान पहुंचाया था। इस आपदा को देखते हुए उन्होंने अधिकारियों को अंबाला के इंडस्ट्रियल एरिया को बाढ़ से बचाने के लिए एक व्यापक योजना तैयार करने के लिए निर्देश दिए हैं ताकि भविष्य में इस प्रकार की कोई भी आपदा न हो सके। उन्होंने अधिकारियों को अंबाला की इंडस्ट्रियल एरिया की सड़कों, ड्रेनेज सिस्टम के साथ साथ बिजली इत्यादि की पुख्ता व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। गृह मंत्री ने प्लॉट जोनिंग के संबंध में कहा कि प्लॉट जोनिंग के लिए कैबिनेट सब कमेटी गठित कर जांच की जाएगी। अंबाला में 15 अक्टूबर को एयरपोर्ट का शिलान्यास किया जाएगा। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज अंबाला छावनी में एयरपोर्ट के शिलान्यास समारोह की तैयारियों को लेकर भाजपा कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि 15 अक्टूबर को पहले नवरात्र पर एयरपोर्ट का शिलान्यास समारोह बेहतर हो, इसका दायित्व हम सभी पर है। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि एयरपोर्ट महत्वपूर्ण स्थान पर बन रहा है। अंबाला छावनी कई राज्यों का केंद्र बिंदु है और यहां एयरपोर्ट बनने पर कई राज्यों से यात्री यहां से विमान सेवा का लाभ ले सकेंगे। और 2 दिन बाकी रह गए और ये नामुमकिन काम मुमकिन हुआ है। ये आसान काम नहीं था। मैं अभी भी वहां पर शबियाना देखने गया था, जो अधिकारी खड़े थे वो कह रहे थे जी ये तो कमाल ही हो गया कि अंबाला कैंट में इतना बड़ा प्रोजेक्ट हो गया। ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान पर है। सारा हिमाचल इसके लगता है, पंजाब लगता है, सारा हरियाणा लगता है और पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सबको ये जंक्शन है, केंद्र बिंदु है। रेल का भी केंद्र बिंदु है। बहुत सारे लोग गाड़ी से आते हैं और फिर और कोई साधन लेके अन्य गंतव्य स्थानों तक जाते हैं। शुरू से ही ये महत्वपूर्ण जंक्शन रहा है और जंक्शन पर चीजें कामयाब हो जाती हैं।
हरियाणा के स्कूल शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने हरियाणा निवास में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अध्यापकों की अनुपस्थिति में बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के माध्यम से टीचर्स की व्यवस्था करवाई जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जिन स्कूलों की नई बिल्डिंग बनाई जा चुकी है, उनकी पुरानी कंडम घोषित बिल्डिंगों को गिराया जाए। टीचर्स की ऑनलाइन ट्रेनिंग करवाई जाए, जिससे टीचर्स को ट्रेनिंग स्थल पर आने की जरूरत न पड़े। उन्होंने अधिकारियों को ट्रेनिंग कैलेंडर बनाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2022-23 में पायलट प्रोजेक्ट के दौरान करनाल जिले के सभी ब्लॉक व 21 जिलों के एक ब्लॉक को कक्षा 9वीं से 12वीं तक ड्यूल डेस्क उपलब्ध करवाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। कैथल जिला बाल कल्याण परिषद द्वारा बाल भवन में बाल दिवस 2023 के उपलक्ष्य में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ अतिरिक्त उपायुक्त सुशील कुमार ने किया। इस दौरान एडीसी ने अपने संबोधन में कहा कि ये प्रतियोगिताएं बच्चों के लिए सीखने का मौका है और इनमें बच्चों को जरूर भाग लेना चाहिए। इस अवसर पर बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। पहले दिन फैंसी ड्रेस, लेखन, क्ले मॉडलिंग, फन गेम, बेस्ट ड्रामेबाज तथा थाली पूजन, कलश सजाना प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया गया। इन सभी प्रतियोगिताओं में जिले के सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों के लगभग 1550 बच्चों ने भाग लिया। प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय, तृतीय व सांत्वना स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को बाल दिवस के अवसर पर 14 नवंबर 2023 को बाल भवन में पुरस्कृत किया जाएगा व प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को डिविजनल स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बाल भवन पानीपत भेजा जाएगा। प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले बच्चों और अध्यापिकाओं ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से बच्चों के भीतर छिपी कला को प्रदर्शित करने के लिए मंच मिलता है। सेकंड आएंगे, ये स्टेट लेवल के ऊपर भी जाएंगे, तो जिसमें अलग अलग है, क्ले मॉडलिंग है, डेक्लामेशन कॉन्टेस्ट है, पोइट्री है, अलग अलग तरह की 20 तरह की जो एक्टिविटी है उसके लिए हमने शुरुआत की है। तो सभी को मेरा सभी बच्चों को मैंने अपना तरफ से अपनी शुभकामनाएं दी हैं। बच्चों की जो कला है, बच्चों के अंदर जो डांस है, उनका टैलेंट है वो बाहर आता है। जैसे कि आज यहाँ पे सर डांस है, जैसे क्ले मेकिंग कुछ है, और बच्चों की पगड़ियाँ, ड्राइंग है, भाषण है बच्चों का, फिर इसी बच्चों को टैलेंट बाहर आता है। और जो ये सिखाया गया है ना, ये ना मतलब बहुत अच्छा है। हमारी जो कला है अंदर की सारी बाहर आती है, और ये हर साल प्रोग्राम किया जाता है, इसमें अच्छे तरीके से बहुत सारे स्कूल इसमें बच्चे भाग लेते हैं, स्कूलों के बच्चे। और हरियाणा को नशा मुक्त करने के उद्देश्य से फरीदाबाद में आज महिला आयोग द्वारा ड्रग फ्री हरियाणा साइक्लोथॉन यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान कॉलेज और स्कूल के करीब 2000 छात्रों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने कहा कि नशा मुक्त करने के लिए पूरे प्रदेश में यात्रा निकाली जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल से इसकी शुरुआत की थी। थ्रू विमेन, एक एम्पावर्ड विमेन की आवाज़ कि हरियाणा को ड्रग फ्री बनाना है, क्योंकि जिस भी परिवार में ड्रग की सेंध लग जाती है, दीमक लग जाता है, वो परिवार बर्बाद हो जाता है। और सबसे ज़्यादा असर उस बर्बादी का महिलाओं के जीवन पर पड़ता है। हर तरीके से वो मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली हैरास होती है। इस सोच के साथ हमने स्कूल कॉलेजेस की बच्चियों को लेकर 9th ऑनवर्ड्स हमने ये साइक्लोथॉन निकाला है। हरियाणा फरीदाबाद के 7 स्कूल और 8 कॉलेजेस के बच्चों ने इसमें भाग लिया। यात्रा में शामिल होने पहुंची छात्राओं ने शपथ ली कि वह ना खुद नशा करेंगी और ना ही परिवार में किसी को नशा करने देंगी। छात्रों का कहना था कि नशा परिवार को खत्म कर देता है, इसके लिए जागरूक होना जरूरी है। ड्रग्स की इसमें आ जाते हैं, ड्रग्स लेने लगते हैं, बहुत उनके एडिक्टेड हो जाते हैं। तो हम उसके अवेयर करने के लिए ये रैली निकालना चाहते हैं, लोगों को अवेयर करने के लिए कि ये हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए कितना नुकसान है और इससे हमें क्या क्या हार्म पहुँचता है। तो ड्रग्स या कोई भी नशा होता है वो हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। इस नशे और जो भी ये धुआं हमारे बॉडी के अंदर जाता है, और हमारे जो कैंसर से रिलेटेड सारी जो बीमारियां होती हैं वो नशे के द्वारा ही होती है। हरियाणा में नहीं बल्कि पूरे देश में लोग ड्रग्स ले रहे हैं और इसकी लत पाल रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। ये हमको अंदर से खोखला बनाती है। तो इसलिए हम यहाँ से
पर आए हैं ताकि लोगों को जागरूक कर पाए। चरखी दादरी में चिन्मय गर्ग ने दूसरी बार में HPSC में सफलता प्राप्त करते हुए 5वां रैंक हासिल किया है। इस दौरान परिजनों ने मिठाइयां बांटकर खुशियां मनाई और बेटे की उपलब्धि पर गर्व करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं चिन्मय गर्ग ने प्रशासनिक अधिकारी बनकर दादा का सपना पूरा किया। परिजनों ने कहा कि बेटा प्रशासनिक अधिकारी बनेगा, इसकी बहुत खुशी है और उनके घर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। वह भविष्य में भी UPSC की परीक्षा में सफलता के लिए प्रयास करता रहेगा। चिन्मय ने युवाओं को नशे से दूर रहकर फिटनेस के साथ साथ पढ़ाई पर ध्यान देने का आह्वान किया। मेरा दूसरा अटेम्प्ट था HPSC में एंड मैंने 3 UPSC के मेंस लिखे हैं और UPSC मेंस रिजल्ट का मैं वेट भी कर रहा हूँ एंड मेरे को भी तैयारी में 4 साल हो गए थे और मेरा इस बार 5वां रैंक आया है HPSC में एंड मेरे को काफ़ी प्रसन्नता है। मेरा पूरा परिवार काफ़ी खुश है और हम सभी काफ़ी खुश हैं। अभी मैं UPSC का फॉरेस्ट एग्ज़ाम जो होता है वो 26 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच में है, वो मैं लिखूँगा और उसके बाद रिजल्ट्स का वेट रहेगा एंड मैं आशा करता हूँ कि UPSC में भी अपने पूरे परिवार को रिजल्ट लाके खुशी प्रदान करूँ। सबसे पहले तो इसका श्रेय मेरे माता पिता को जाता है। ये जर्नी जितनी लंबी मेरे लिए रही है उससे कठिन और लंबी मेरे माता पिता के लिए रही है। दूसरा मेरे बाबूजी हैं श्री राधेश्याम जी, उनका जब से मैं ग्रेजुएट हुआ तब से ही काफ़ी मन था कि मैं सिविल परीक्षा में जाऊं। प्रथम कार्य तो ये रहेगा कि मैं जो भी नीतियां हैं उन सबको पूरा जिस हिसाब से लागू हो रही हैं उनको लागू करूं और मैं हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में स्पेसिफिकली काम करना चाहूँगा। ये मेरे की टारगेट्स रहेंगे कि मैं हेल्थ और एजुकेशन में अच्छा काम करूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत, यूपी के CM योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री VK सिंह व योग गुरु स्वामी रामदेव रोहतक पहुंचे, जहां उन्होंने बोहर स्थित बाबा मस्तनाथ मठ में ब्रह्मलीन महंत चांदनाथ योगी की स्मृति में शंख ढाल व मूर्ति स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में RSS प्रमुख ने सनातन धर्म का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति सनातन पर ही आधारित है। उन्होंने कहा कि भारत में अनेकता में एकता का अनूठा संगम देखने को मिलता है। वहीं उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने अफगानिस्तान, यूक्रेन व गाजा का जिक्र करते हुए कहा कि आज पूरी दुनिया में संघर्ष चल रहा है, लोग देश छोड़कर भाग रहे हैं, पूरी दुनिया में संकट आ रहा है, लेकिन विश्व में कहीं शांति की गारंटी है तो वह सनातन व भारत दे सकता है और कोई नहीं। उन्होंने कहा कि हर देश भारत व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ आशा की नजर से देखता है। भारत पूरी मजबूती से एक भारत श्रेष्ठ भारत के साथ खड़ा है। योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा कि पूरे राष्ट्र में संत सनातन का गौरव है, सनातन परंपरा हमेशा बनी रहेगी, एकजुटता से भारत विश्व गुरु बन सकता है। वर्ष 2047 का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अगर सभी मिलकर पुरुषार्थ करें तो भारत वर्ष 2035 तक विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। ऑपरेशन अजय के तहत इजरायल के तेल अवीव हवाई अड्डे से 2012 भारतीय नागरिकों को लेकर पहली उड़ान दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरी है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एयरपोर्ट पर नागरिकों का स्वागत किया। विदेश मंत्रालय के मुताबिक करीब 18,000 भारतीय इजरायल में रह रहे हैं, जबकि 13 भारतीय फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक और 3 से 4 भारतीय गाजा में हैं। ऑपरेशन अजय के तहत फिलहाल इजरायली क्षेत्र से ही भारतीयों की निकासी में मदद की जा रही है। मंत्रालय के मुताबिक भारत ने ये अभियान उन भारतीयों की वापसी को सुविधाजनक बनाने के लिए शुरू किया है जो स्वदेश वापस आना चाहते हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इजरायल से स्वदेश लौटे भारतीयों के स्वागत के बाद कहा कि हमारी सरकार किसी भी भारतीय को कभी पीछे नहीं छोड़ेगी। Protect them, bring them back home safely, and I'm very glad this plane load of students and Indians have managed to fly back safely. And I think in a lot of ways we are deeply grateful to our Prime Minister and of course everybody involved, the Minister Jaishankar, the team at the External Affairs Ministry, the flight crew of this Air India flight for making this possible, for bringing our children back home safely and soundly and back home to their loved ones. And this is certainly something that is a signature of our government, that we leave no Indian behind in harm's way. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार और प्रधानमंत्री उनकी सुरक्षा और सुरक्षित वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की बैठक का आयोजन भारत में होना बड़ी बात है। भारत में पहले एशियाई खेलों में खिलाड़ियों का बेहतरीन प्रदर्शन, वर्ल्ड कप का आयोजन हो रहा है, तो ऐसे में देश में खेल उत्सव का माहौल है। होना एक बड़ी बात है और मैं सभी मेंबर्स का जहां एक और स्वागत करता हूं, वहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि उनके लोग भी भारत में आकर भारत की सभ्यता, संस्कृति जहां एक और वो देखने को मिल रहा है, तो एक और क्रिकेट का जुनून भी आज देश में है। तो सबका मिश्रण एक साथ चल रहा है। एक और एशियन गेम्स में भारत का शानदार प्रदर्शन आज तक का, दूसरी ओर क्रिकेट का वर्ल्ड कप, एक फेस्टिवल माहौल जब देश में। अभी गणपति जी का महोत्सव हुआ तो वहीं पर अब नवरात्रि की शुरुआत हुई है। जहां एक और धार्मिक तौर पर उत्सव देखे जा रहे हैं, वहीं पर खेलों के भी एक के बाद दूसरा उत्सव देखा जा रहा है और इसमें देश प्रसन्न है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने खिलाड़ियों को चिंता मुक्त और सुविधा युक्त किया है, इसलिए खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। भविष्य में भारत बड़े खेल टूर्नामेंट भी आयोजित करने को तैयार है। समय आने पर भारत ओलंपिक खेलों की मेजबानी का भी दावा करेगा। खिलाड़ी की चिंता मुक्त किया और सुविधा युक्त किया है, इसलिए खिलाड़ी बेहतर इक्विप्ड होकर बेहतर परफॉर्मेंस कर पा रहा है और कहीं ना कहीं ये आधार बना है देश के खिलाड़ियों के लिए। अब बड़े टूर्नामेंट्स करने के लिए क्या करना है, उसके लिए भी हमारी रणनीति है कि भविष्य में भारत सबसे बड़ा आयोजन ओलंपिक्स का दुनिया में गिना जाता है, उसका करेगा। उसके लिए भारत ने कमर कसी है। एशियन गेम्स में भारतीय कबड्डी टीम की उपकप्तान प्रियंका गुलिया का झज्जर जिला के गांव जहांगीरपुर में गुलिया खाप की ओर से सम्मान किया गया। गुलिया खाप के प्रधान सुनील गुलिया ने कहा कि भारतीय कबड्डी टीम एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने पर वह विशेष बधाई की पात्र हैं। उन्होंने कहा कि पलक गुलिया और प्रियंका गुलिया दोनों ही अन्य खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। इनसे प्रेरणा लेकर अन्य खिलाड़ी भी आगे बढ़ेंगे। भारतीय कबड्डी टीम की उपकप्तान प्रियंका का कहना है कि जिस तरह से खाप और ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया है, ये एक अच्छी मिसाल है। ऐसे स्वागत से जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। बहादुरी का प्रतीक एक ही है कि हम तो सिर्फ अपने बच्चों को एक संस्कार देते हैं कि आप मेडल लेकर आओ। स्वागत के लिए तो हमारी पूरी जनता जो है, मेरी गुड़िया खाप जो है, ये बहुत बहादुर है। इसने समय समय पे पुराने कालखंड से ही अपनी बहादुरी का परिचय दिया है। आज 2 दिन पहले पलक गुड़िया का स्वागत किया था, आज हमारी बिटिया का प्रियंका कादयान का स्वागत कर रहे हैं। तो हम तो एक ही उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे जो है इस स्वागत का सम्मान करेंगे और वो विशेष रूप से इस चीज से एक प्रेरणा लेंगे और वो आगे आने वाले टाइम में ओलंपिक में मेडल आएंगे। फिर उसके बाद फिर भव्य स्वागत होगा। मैं ग्राम पंचायत खाप पंचायत को मैं यही कहना चाहूंगी, आगे भी ऐसे ही एशियन गेम में मेडल लाते रहेंगे आपके गांव के बच्चे। तो मैं यही कहना चाहूंगी, बहुत बहुत आपने मान सम्मान दिया है और आगे आने वाले बच्चों को भी ऐसे मान सम्मान देंगे तो शायद हमारी लड़के आगे बढ़ जाएंगे। मैं अपने फैमिली को और ग्राम पंचायत खाप को यही कहना चाहूंगी कि ऐसे ही मैं आगे भी मेडल देऊंगी अपने गांव को। जहांगीरपुर खाप पंचायत मेरे आगे भी फंक्शन ऐसे ही करते हैं। आगे अभी यही है कि मैं अर्जुनवाड़ की लाइन में हूँ और आगे वर्ल्ड कप भी है हमारा, तो वही भी मेरा टारगेट है अभी फिलहाल। पलवल के इंडोर स्टेडियम में आज हरियाणा राज्य स्कूली खेलकूद योग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने योग कर अपनी प्रतिभा दिखाई, वहीं लोगों को भी योग करने का संदेश दिया। इस अवसर पर जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी जसबीर तेवतिया, सहायक जिला शिक्षा अधिकारी राजवीर तेवतिया भी मौजूद थे। इस प्रतियोगिता के बारे में जानकारी देते हुए जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि योग प्रतियोगिता में हरियाणा राज्य के 22 जिलों के सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों के करीब 900 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा योग के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में छुपी हुई प्रतिभाओं को निखारने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनको आगे ले जाना नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर, ये हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे हैं पूरे हरियाणा से 22 जिलों के बच्चे यहाँ पर आए हैं। शिक्षा विभाग पूरी तरह से तत्पर है और इन बच्चों का हौसला बढ़ाने में लगे हुए हैं और हम ऐसी आशा और उम्मीद करते हैं हमारे ये सभी बच्चे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर हमारे प्रदेश का नाम रोशन करें। बच्चे प्रथम, द्वितीय और तृतीय आएंगे, उनको नगद पुरस्कार राशि हमारे हरियाणा सरकार की तरफ से आई हुई है
जिसमें प्रथम आने बच्चे को वाले को 1000 रुपये, द्वितीय आने वाले बच्चे को 750 रुपये और थर्ड आने वाले को 500 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाए। योग प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों ने बताया कि योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है और सभी को योग करना चाहिए। गेम के थ्रू यहाँ पर ये कंपटीशन खेलने आई हूँ और मैंने अपना बहुत ही बेहतरीन दिया। उम्मीद है मुझे यहाँ से मैं कुछ हासिल करके जाऊँगी। और रही बात योग की, योग करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और उम्मीद है आपसे कि आप सब भी योग करें। हमने यहाँ पे अधिक योगा किए, जैसे कि पश्चिमोत्तान, सर्वांगासन, चक्रासन और अधिक। योगा का महत्व है, योगा करने से हमारा शरीर दुर्बल बनता है और हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। योग करने से बीमारियां भी हमारी बहुत सारी कटती हैं। और हमने बेहतरीन प्रदर्शन दिया और हमें उम्मीद है कि हम यहाँ से कुछ हासिल करके जाएंगे। और योग से हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। योग का अर्थ है जुड़ना या जोड़ना, तो योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है। हमने आज यहाँ पर बहुत सारे आसन किए, जैसे पश्चिमोत्तान आसन, चक्रासन, सर्वांगासन। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।